सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना होती है 1919 में और आपको याद है 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इसे मिला था। और अभी वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बन गए हैं और ये इस पद पर आने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट भी है। चलिए इसका नाम आप ही बताइए, देखते हैं किस किस को याद है अभी तक। और इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। अगला देखिए नेशनल डॉल्फिन डे, ये हम मनाएंगे अब 5 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे खोला गया? पटना में। और आपको याद है 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। और विक्रमशिला गांगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बिहार में है। अच्छा, पंजाब ने भी, ये बात है 2019 की, सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, एक्वेटिक एनिमल, ये भी ध्यान रखना। और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष फिर से बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, अभी पुरुष सिंगल बैडमिंटन रैंकिंग आई थी, उसमें लक्ष्य सेन टॉप 10 में आने वाले पहले भारतीय बने। इनकी रैंक 9th है। बताइए नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 में टॉप राज्य कौन सा है? गुजरात। और नाटो का हेडक्वार्टर नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल, बेल्जियम। वैसे आपको बता दूं नाटो के बारे में, वैसे तो काफ़ी चर्चा में रहता ही, आपको बताइए। नाटो 1949 में स्थापना होती है, 30 मेंबर कंट्रीज़ है। अभी इसके महासचिव का कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ गया था। उनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इस साल 2022 में नाटो ने 2 एक्सरसाइज कर ली है। कौन कौन से एक्सरसाइज है, नाम क्या है उनके? डेली करंट अफेयर्स में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। अगला है 2021 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 46 है। टॉप पे है नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है सूचकांक को, डेमोक्रेटिक इंडेक्स को? यूरोप इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बनेगा? तो आंसर होगा सूरत में। और ये बुलेट ट्रेन चला करेगी मुंबई टू अहमदाबाद। विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। आयुष मंत्री आपके सर्बानंदा सोनोवाल हैं। और बताओ G20 जो समिट है 2022 में कहाँ पे होगी? इंडोनेशिया में। 2021 में इटली में हुई थी, 2023 में होगी भारत में। तो और कोप 26 2021 में हुआ था, कहाँ पे? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। और 2022 में जो कोप 27 होगा ये मिस्र में होगा। और कोप 28 जो होगा 2023 में, ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। चलो बताओ, रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि कौन सी? जल संधि यानी कि स्ट्रेट। जल संधि को समझ लो, मतलब होता है क्या जल संधि? जो 2 सागरों को जोड़ती है, या फिर यूं कह दें 2 भूभाग को यानी कि लैंड को अलग करने का काम करती है, उसे कहते हैं जल संधि। तो प्रश्न में क्या है? रशिया और अलास्का को अलग करने वाली जल संधि पूछ रहे हैं, या ऐसे भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि, बेरिंग जल संधि, ये आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? डोवर जल संधि है। और आप कह सकते हो ये उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। जो एस आकृति में महासागर कई बार पूछा जाता है ना एग्जाम में, एस आकृति में कौन सा महासागर है? तो वो यही है, अटलांटिक महासागर। आप बताओ स्पेन और मोरक्को को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। स्पेन कहाँ आता है? यूरोप में। मोरक्को है अफ्रीका में। तो आप ऐसे भी कह सकते हो यूरोप को और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। आप कहोगे ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर बताओ मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि। ये अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को अलग करने वाली जल संधि है टॉरस जल संधि। और ये जल संधि कोरल सागर के पानी को आराफुरा सागर से जोड़ती है। आप ये तो जानते ही हो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, जिसे पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट भी बोलते हैं। कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? तो ये आप याद रखना, ये अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है।
तो आंसर होगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो हमने सबसे ऊपर पढ़ी थी रशिया और अलास्का के बीच में। अब बताओ विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो यह है डेविस जल संधि। ये किसको किसको अलग करती है? कनाडा को ग्रीनलैंड से, या फिर आप बोलोगे बैफिन खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड के पास वाली। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये डेविस जल संधि है ग्रीनलैंड वाली। और एक डोवर जल संधि अलग है, डोवर ब्रिटेन और फ्रांस वाली जो ऊपर पड़ी थी हमने। अब बताओ हार्मुज जल संधि ये किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात को। वैसे आप जानते हो ना, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाली जल संधि यही है, हार्मुज जल संधि। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? बॉस जल संधि। तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है ये, तो ये याद रखना। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मुंबई में। केरल का पहला कारावान पार्क किस जिले में खोला जाएगा? तो आंसर होगा इडुक्की जिले में। और बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था? योहन पूनावाना को। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराया था। और महिला वर्ग का खिताब केरल ने जीता था। मेटावर्स के भीतर दुकान लगाने वाला दुनिया का पहला बैंक बना था जेपी मॉर्गन बैंक। किन देशों के बीच में कोप साउथ 2022 संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ? तो बांग्लादेश और यूएस के बीच में हुआ था। ये बांग्लादेश में हुआ था फरवरी में। HIV एड्स से ठीक होने वाली पहली महिला किस देश की बनी थी? अमेरिका की। आप तो बता दो, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप के 15वें मुख्य कार्यकारी पार्षद कप को किसने जीता था? लद्दाख स्काउट्स ने। और इससे भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी जो नवी राष्ट्र महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में हुई थी। पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, यूँ भी कह सकते हो। इसको लद्दाख ने जीता था। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 पुरस्कार जीते थे? कर्नाटक बैंक ने। मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। महाबलेश्वर MS इसके CEO है। डिग्निटी अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इस बुक को किसने लिखा? रो खन्ना ने लिखा है। अच्छा बताइए, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा N चंद्रशेखरन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी को। 13 फरवरी को ही क्यों? सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है इस दिन। ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारतीय कोकिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अब बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक बुक लिखी है और उन्हीं के नाम पे बुक लिखी है सागरिका घोष ने। किस देश ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम शुरू किया? तो अमेरिका ने किया था। आप तो ये बताओ, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया? गुरुग्राम में। और सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और किस देश ने ड्रोन के आयात यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा भारत ने, ताकि देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? जीवा प्रोग्राम। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है। गोविंद राजुलू चिंटला इसके अध्यक्ष है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे अधिक कार्बन छोड़ रहा है? तो आंसर होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा असम में। ये एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस है। और अभी असम में 2 नए नेशनल पार्क और बने थे। 6 नंबर का बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और 7वें नंबर का कौन सा बना था, ये आप बताइए। ड्रोन को नागरिक हवाई क्षेत्र में अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। विश्व रेडियो दिवस यह हम मनाते हैं 13 फरवरी को। थीम क्या रही? रेडियो एंड ट्रस्ट। और इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स नाम की बुक को लिखा राजीव भाटिया ने। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे।
तो बताइए किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को। कन्नड़ अभिनेता थे ये, पिछले साल निधन हो गया था इनका, और ये अवार्ड पाने वाले ये 10वें व्यक्ति होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस देश की एम्मा मैक्कियोन ने अकेले 56 देशों से ज्यादा मेडल जीते? ऑस्ट्रेलिया की हैं ये, तैराक हैं ये, स्विमर है। इन्होंने टोटल 8 मेडल जीते हैं, 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 1 ब्रोंज है। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम यूके में, ये इसका 22वां संस्करण था। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, भारत मेडल लिस्ट में देखोगे चौथे स्थान पर है। भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, गोल्ड 22 है, सिल्वर 16 है और ब्रोंज 23 है। अब बताओ रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं ये। कहाँ पे? मुंबई में। कौन सा बैंक लैब में हीरो को विकसित करने वाले निर्माताओं को निधि देने, मतलब पैसा वगैरह देने के लिए नीति पॉलिसी तैयार करने वाला पहला भारतीय बैंक बना? तो आंसर होगा एसबीआई, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में है दिनेश कुमार खारा। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में स्थित दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया, मतलब उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हरियाणा के पानीपत में। अभी अप्रैल 2022 में पूर्णिया बिहार में भी भारत के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया था। और याद रखना, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य आपका बिहार ही है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया? 9 अगस्त को मनाया। और किस देश के मशहूर अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया? साउथ अफ्रीका के थे ये। इन्हें स्लो फिंगर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था। कातुपल्ली शिपयार्ड ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के चेन्नई में। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल यानी कि शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं उन्होंने ही, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने। नीति आयोग के भी नए उपाध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर सुमन के बेरी। नए सीईओ कौन बने? परमेश्वरन अय्यर। किनका स्थान लिया इन्होंने? अमिताभ कांत का। और याद रखना, अमिताभ कांत अभी G20 के लिए भारत के नए शेरपा बने हैं पीयूष गोयल की जगह। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।